प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, सहयोगियों, सभी को सादर नमस्कार। मैं अतुल मिश्र, यूट्यूब साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच उपस्थित हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी कोई नया वीडियो बने वह आप तक तत्काल प्रेषित हो सके। मित्रों, पिछले दिनों मैंने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए फिराक गोरखपुरी पर कुछ विषय वस्तु अपलोड की थी, किंतु इस संदर्भ में कक्षा 10 के विद्यार्थी भी लगातार आग्रह कर रहे थे और उन्हीं की इच्छाओं का और उनके सद्भाव का सम्मान करते हुए मैं आज आपके बीच में कक्षा 10 की एक प्रसिद्ध कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह की व्याख्या और विश्लेषण के साथ उपस्थित हूँ। मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो छायावाद की चतुष्टय काव्यधारा में आते हैं और इनके काव्य में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता मानो सब कुछ समाहित है। और यह कविता भी उत्साह उनकी प्रगतिशील चेतना की कविता है, बहुत ही विशिष्ट कविता है। निराला को बादलों से बहुत प्रिय है, बादलों से बहुत लगाव है और उन पर बादलों और उनकी बादलों से संबंधित कई रचनाएं, कई कविताएं हैं। यह कविता बादल सामान्य अर्थ के साथ साथ, लिटरल मीनिंग के साथ साथ एक विशिष्ट सांकेतिक अर्थ को भी लेकर चलती है और वह विशिष्ट अर्थ ही कविता को असाधारण बना देता है। उत्साह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है और जीवन में यदि उत्साह न हो तो जीवन मानो मृत्यु के सदृश है। यह उत्साह जो कविता है ये आह्वान गीत है और इसमें उन्होंने बादलों को संबोधित किया है। बादल दो अर्थों में काम करते हैं, दो अर्थों में इसका प्रतिरूप चलता है। एक सामान्य अर्थ जिसमें बादल के आने से वर्षा होती है और जो बंजर धरती, सूखी धरती है वह तप्त होती है, वह तप्त धरती तृप्त होती है। और दूसरे अर्थ में बादल जो है क्रांति के, पौरुष के संवाहक हैं। आइए कविता से आपको सीधे जोड़ते हैं। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। धाराधर का मतलब बादल। ललित ललित सुंदर, काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में, उर माने हृदय में, न कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा वज्र जैसी ताकत, नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। आइए इस छंद का हम लोग अर्थ समझते हैं। कवि बादलों के माध्यम से क्रांति का आह्वान कर रहा है, बादलों के माध्यम से क्रांति को आवाज दे रहा है। क्रांति की आवश्यकता इसलिए है कवि के अनुसार कि समाज में असमानता अत्यधिक व्याप्त हो गई है और इस असमानता को हटा करके साम्यता मूलक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी है, अ सोसाइटी दैट इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। और इसके लिए क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि जब रेवोल्यूशन आएगा तब जो समाज का शोषक तबका है वह डरेगा, आक्रांत होगा और तब शायद शोषित तबके को उसका अपना हक मिलेगा। वस्तुतः निराला समाज की अव्यवस्था को देखकर साम्यवादी चेतना से प्रभावित होकर के इस कविता को हमारे बीच में प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि समाज में दो तबका है, एक वह जो अभिजात्य वर्ग है, कुलीन वर्ग है, एलीट क्लास, दूसरा वह जो मजदूर, शोषित, एक्सप्लॉइटेड क्लास, दलित, पीड़ित, वंचित, द डाउन ट्रॉडन पीपल। ये दो तबका है और इस जो सबसे न्यूनतम तबका है उसके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। कवि इन सब चीज़ों को देख करके दुखी होता है, पीड़ित होता है। कवि की कई ऐसी रचनाएं हैं, आप उनको पढ़ेंगे, देखेंगे। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, अबे भूल मत गुलाब, गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो वो कहीं ना कहीं उन पूंजीपतियों को, उन शोषकों को चेतावनी दे रहे हैं और सामान्य अर्थ में बादलों का आना हमें गर्मी से राहत देता है, सुकून देता है, सकून देता है। राहत हमें निश्चित रूप से हमको संतोष की सांस प्रदान करता है। तो कवि कह रहा है कि बादल गरजो, गर्जना करो। बादलों का गर्जना बहुत आवश्यक है। गर्जना इसलिए कि बादलों की गर्जना से सामान्य अर्थ में किसान यह सोचते हैं, यह सोचेंगे
कि चलो अब बरसात की स्थिति बनती है, वर्षा की स्थिति बनती है, हमारी खेती अच्छी होगी, तप्त धरा वह भी अपने को संतुष्ट महसूस करेगी, उसको भी कुछ राहत मिलेगी। और दूसरे अर्थों में बादलों की गर्जना से वे जो समाज के शोषक तबका है, समाज का जो एक्सप्लॉइटर क्लास है, जो अभिजात्य वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, जो लगातार शोषितों को उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी में रखना चाहता है, वह डरे, आक्रांत हो। डर पैदा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि दूर से ही संकेत मिले कि हाँ बादल आ रहे हैं, अर्थात क्रांति आ रही है एक, और बादल आ रहे हैं अर्थात वर्षा होगी। और कैसे आए बादल? घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। बादलों को पुकार रहा है, बादलों का आह्वान कर रहा है कि धाराधर ओ, यानी ऐ बादलों, घेर घेर घोर गगन, आकाश को घोर तरीके से, यानी बहुत मजबूती से घेर लो। यानी ऐ बादलों आओ और आकाश में चारों तरफ से छा जाओ कि और बादल ही बादल दिखाई पड़े। अर्थात क्रांति आए तो हर क्षेत्र में आए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर दृष्टि से आए। तब तो उसका मतलब है, जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण के शब्दों में संपूर्ण क्रांति की बात कर सकते हैं। क्योंकि कुछ वंचित रह गया, कुछ बच गया, तब तो फिर वही स्थिति आ जाएगी। इसलिए वो बादलों को कह रहा है कि आकाश में पूरी तरह से छाओ, और क्रांति इस अर्थ में आए कि सबको उसका लाभ मिले और सबको सब कुछ मिले। इसलिए बादलों आओ, पूरी ताकत और क्षमता से आओ और आकाश में छा जाओ। अर्थात क्रांति आए, पूरी क्षमता और ताकत से आए, ताकि उसका सबको भरपूर लाभ मिले। और बादल कैसे हैं? ललित ललित, सुंदर हैं, काले हैं, घुंघराले हैं, लुंठित हैं, आपस में मुड़े हैं, आपस में मिले जुले हैं, एक दूसरे में संगुम्फित हैं। बादल बहुत सुंदर, क्योंकि जब भी क्रांति की स्थिति बनती है, जब लगता है समाज में बराबरी का दर्जा होगा, जब लगता है कि सब कुछ बराबर हो जाएगा, सब कुछ जो अव्यवस्था है वो व्यवस्थित हो जाएगा, तो वह स्थिति निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती है। मतलब सुखद भविष्य की कामना का जो उसका पूर्व पक्ष है, वह भी अपने आप में बहुत अच्छा होता है। इसलिए बादल ललित हैं, सुंदर हैं, काले हैं और घुंघराले हैं। यानी ये बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बादल इसलिए अच्छे लग रहे हैं कि बादलों के आने से वर्षा होने पे जो तप्त धरा है वह संतुष्ट होगी, और जो समाज का शोषित तबका है, मजदूर है, खोमचे वाला है, सर्वहारा वर्ग है, उसे अपना अधिकार मिलेगा। इसलिए बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो जो कुछ अच्छे को लाने का संवाहक बनता है, वह अपने आप में बहुत विशिष्ट बन जाता है। तो इसलिए बादल यहाँ पर अच्छे का संवाहक, अच्छे के संवाहक हैं, साम्यतामूलक समाज के संवाहक है, इसलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बाल कल्पना के से पाले, इन बादलों में बच्चों जैसी कल्पना है। अब बाल कल्पना के से पाले, बच्चों जैसी कल्पना को वो पाले हुए हैं, अपने हुए समाहित किए हुए हैं। यानी जैसे बच्चों की कल्पना होती है, मासूम, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, वे कहीं भी किसी भी तरह से कहीं भी कुछ भी सोच सकते हैं, असंभव की स्थिति को भी वो सोच सकते हैं। ऐसे ही ये बादल भी जो हैं, बच्चों की कल्पनाओं की तरह मासूम हैं, बच्चों की कल्पनाओं की तरह स्वार्थ मुक्त हैं, स्वार्थ रहित हैं। ये सब के लिए है और सब कुछ के लिए है। इसलिए ये सुंदर हैं, अच्छे हैं, काले हैं और बच्चों जैसी मासूमियत से युक्त हैं, सरलता और सहजता से युक्त हैं। क्योंकि ये किसी तरह का बंटवारा नहीं करते कि हमें जो है किसी उच्च वर्ग के यहाँ बारिश करनी है, हमें निम्न वर्ग के यहाँ बारिश नहीं करनी है। इनका आशीर्वाद और इनका प्रभाव हर जगह होता है। इसी तरह से जैसे बालक यह नहीं सोचता है किससे हमारी दुश्मनी है, शत्रुता है, वहाँ तक नहीं जाना है, वह इन विभेदों को नहीं जानता, ऐसे ही ये बादल जो क्रांति आएगी उसके माध्यम से वह भी सबको मिलेगी, कोई बंटवारा उसका नहीं होगा। लेकिन बच्चों जैसे हैं, कोमल हैं, सुंदर हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि वज्र छिपा उनके वज्र, विद्युत छवि उर्मे हृदय में बिजली जैसी ताकत है, बिजली जैसी ताकत है। क्योंकि बादलों का सीना बिजली चीरती है, तो उनके हृदय में बिजली जैसी अद्भुत ताकत है। वज्र अर्थात जिससे वृत्तासुर नामक राक्षस का संहार किया गया था, दधीच जी की हड्डियों से बना था, जो कभी असफल नहीं होता इंद्र का वह हथियार। तो उनमें विद्युत बिजली जैसी शक्ति है। और ये कवि नव जीवन वाले हैं, ये कवि की तरह नया जीवन देते हैं। जैसे कवि एक नए ब्रह्मा, नए सृष्टि का संचार करता है, क्योंकि कवि को भी ब्रह्मा के सदृश माना गया है, क्योंकि यह भी एक सृष्टि का संचार करता है। और अपनी सृष्टि में यह संभवतः सब कुछ
व्यवस्थित कर सकता है। ऐसे ये बादल जो है जिनके अंदर अद्भुत ताकत है, चीरने की ताकत है। क्रांति आएगी तो निश्चित रूप से अस्त व्यस्त होगा, सब कुछ धराशायी होगा। वो किला, वो आडंबर, वो शोषण का पूरा आचार विचार, वो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। इतनी ताकत है। और वे नव जीवन वाले, वो नया जीवन देने वाले होते हैं। ठीक, विद्युत छवि उर्मे बिजली जैसी छवि है, और कवि नव जीवन वाले, वो कवि की तरह नया जीवन देने वाले हैं। लेकिन और उनके बिजली जैसी छवि है उनके। फिर से एक बार देखते हैं इस पंक्ति को। बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे। उर्मे बिजली ऐसी छवि है, वो कमजोर असहाय नहीं। सुंदर होने का और ललित ललित शब्द का उपयोग करने का यह मतलब नहीं है कि वो बहुत सरल सहज सीधे साधे हैं। कोई क्रांति इतनी सरल सहज नहीं होती है, और बहुत सरलता से भी नहीं आती। उसके लिए बड़ा अथाह त्याग संघर्ष करना पड़ता है तब जाकर के। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत दिनों से काबिज है, स्थापित है, वह क्यों अपने इस अधिकार को छोड़ेगा? वाई शुड दे? सो देयर मस्ट बी अ बिग स्ट्रगल बिहाइंड दैट, देन रेवोल्यूशन कम्स आउट। तब जो है क्रांति आती है। अब और नया जीवन देने वाले हैं, क्योंकि क्रांति नया जीवन ही पैदा करती है। जब शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को अपना अधिकार मिलना, वह नया जीवन के समान ही है। और बादलों में क्या है? वज्र छिपा है उनके अंदर। वज्र जैसी अद्भुत ताकत है नू उनके अंदर, क्योंकि वज्र कभी असफल नहीं होता। जो इंद्र का हथियार है, दधीच जी की हड्डियों से बनाया गया था, और जिसका प्रयोग वृत्तासुर नामक राक्षस का संहार करने के लिए। तो ये शोषितों का के पक्ष में, और जो समाज के अभिजात्य वर्ग हैं, कुलीन वर्ग है, जो शोषक हैं, उनके ऊपर जबरदस्त प्रहार करेगा। और निश्चित रूप से सफल होगा ही, असफल नहीं हो सकता। और आए बादलों आओ क्या करो, नूतन कविता फिर भर दो। फिर से कविता मतलब जीवन, नया जीवन भरो। क्योंकि तुम्हारे आने से बरसात होगी तो यह जो आतप्त वितप्त धरती है, बंजर धरती, परेशान हताश धरती है, और जो आकुल लोग हैं, बेचारे बेचैन लोग हैं, जो तुमको एकटक निहार रहे हैं, इन दोनों को ही समान मात्रा में लाभ होगा। इसलिए बादल आओ और गरजो, भयावह तरीके से गरजो। अगला छंद में हम लोग देखते हैं कि विकल है, विकल माने बेचैन। उन्मन थे, उन्मन माने उन्मन मतलब जिनका मन नहीं लग रहा था। जो आदमी बेचैन होगा उसका मन स्थिर नहीं होगा। और विश्व के निदाग, निदाग माने गर्मी के सकल जन सभी लोग, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। मानो चूंकि बादलों को पुकार रहा, आह्वान गीत है, तो कह रहा है कि विकल विकल बेचैन है, उन्मन थे उन्मन, मन नहीं लग रहा है। किसका? विश्व के निदाग के सकल जन माने सभी लोग, संसार के सभी लोग। विश्व की निदाग, निदाग माने गर्मी, संसार की जो गर्मी है, ये गर्मी किसकी है? सामान्यतः जो गर्मी है वर्षा न होने से, और ये जो शोषण की जो गर्मी है, अराजकता, अन्याय, अनीति की जो गर्मी है, ये उष्णता है। इस गर्मी से सभी संसार के लोग विकल हैं, बेचैन हैं, और उन्मन है, उनका मन नहीं लग रहा, स्थिरता नहीं उनके अंदर। यह मतलब लोग बड़े ही परेशान, हताश, निराश हैं। लोग जो है आतप्त वितप्त और संतप्त हैं। इसलिए धरती भी पूरी तरह से बंजर है, फट रही है, पानी के लिए पुकार रही, त्राहि त्राहि कर रही है। इसलिए आए अज्ञात दिशा से, न जाने कहां से। जब ऐसी स्थिति होती है, जब लगता है कि अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा, तब क्या होता है? आए अज्ञात दिशा से, न जाने कहां से आते हैं बादल। और क्रांति भी कहां से आ जाए, कैसे हो, कोई सुनियोजित नहीं होता है, कोई सिस्टमेटिक प्लान नहीं बनता क्रांति के लिए। हाँ, आंदोलन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कब विरोध का स्वर टूट पड़े और वह एक नई स्थिति को पैदा कर दे, ऐसे ही बादल भी कब कहां से उमड़ के आ गए, किसका कोई निश्चित नहीं। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन मतलब बादल, या यह भी अर्थ कि आओ, न जाने जहां से इच्छा हो आओ। ऐ बादलों आओ, अर्थात क्रांति आए तो, और तप्त धरा, धरा को तृप्त कर दो। यह धरा जो बंजर धरा, सूखी धरा है, तिलमिलाती हुई, कराहती हुई धरा, और जो कराहते हुए लोग हैं, जो वंचित हैं, सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, ऐसे शोषितों को भी तप्त करो। जल से उनको तप्त कर दिया, यह भी अर्थ है। और तप्त करो यानी वह एक निराला, एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जिसमें क्रांति ने ऐसा कुछ किया है, इस तरह की स्थिति बना दी है। और इसके साथ साथ वो ऐसा सोचते हैं कि शायद ऐसा हो, जिस समाज की वो कल्पना करते हैं, अपने कल्पना के माध्यम से सोचते हैं, बताते हैं, वो ऐसा है। और फिर अंत में फिर से वो आह्वान करते हैं कि जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ऐ बादलो जल से शीतल कर दो।
ऐ क्रांति आओ और अपनी वर्षा से समाज के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, सर्वहारा वर्ग, मजदूर, किसान को उनका अधिकार मिले। यह जो बंजर धरती है यह भी उसको राहत मिले, सही, यह भी पुष्पित और पल्लवित हो समाज के अंदर। तो आज पुनः एक आपके बीच मैंने कविता रखी, इसका आप विश्लेषण करेंगे। अवश्य पॉजिटिव कमेंट्स हमको दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद। अतुल मिश्र।